जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और इसको ध्यान रखना है आपको कि मैथ के पेपर में बहुत सारे बच्चों का बैक आता है। तो मैथ का पेपर अच्छा हो जाए, इसके लिए मैं आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन का सेट लेकर आया हूं जिनका पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। मतलब इनके क्वेश्चन 100% पूछे ही जाते हैं। और इतना ध्यान रखिएगा, मैं आपको ऐसे नियम बताऊँगा और ऐसे तरीके बताऊँगा जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और इतना ही पढ़ने के बाद आपको मैथ में पास ही नहीं, आपका एक बहुत अच्छा नंबर आएगा इस सब्जेक्ट में। इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, आपके सामने ये समुच्चय का क्वेश्चन है। इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं और सब इजी होते हैं। देखिएगा, मैं कम समय में प्रयास करूंगा ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन करवाने का। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है उसमें दिया गया सेट ए बराबर, इसमें देखिए 3 अवयव हैं 6, 8 और 11। और बी वाला सेट दिया गया जिसमें 5, 11 और 13। ये दोनों सेट में अवयव 3 3 है। अब देखिए, पहले आपसे जो पूछा गया है वो है ए यूनियन बी। आपसे ए यूनियन बी पूछा गया, तो इतना ध्यान रखिएगा कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो देखिएगा दोनों सेट में, जैसे एक सेट ये है एक सेट ये है, पहले देख लीजिए दोनों में कॉमन क्या है। तो दोनों में 11 कॉमन है, तो 11 तो आपको लिख ही लेना है, बाकी जो बचे हुए होंगे उनको भी उतार लीजिएगा। जैसे 11 है और इसमें देखिएगा 6 और 8 बच जाता है, इसमें 13 बच जाता है। कहने का मतलब क्या है, बस इतना कर देना है। इसमें जितने अवयव तीनों में आप देख रहे हैं, इन दोनों में जो अवयव दोनों में रहेगा उसको आप लिख लीजिएगा, जो बचेगा उसको आप उतार दीजिएगा। अब जैसे मान लीजिए ए यूनियन बी इसमें पूछा था, अगर आपसे ए इंटरसेक्शन बी पूछता है तब क्या करते हैं, ये ए यूनियन बी है, यू जैसा लिख जाए आपको तो जान लीजिएगा यूनियन है। यूनियन का मतलब ये हो जाता है, जैसे आप एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम में क्या किया जाता है, जो दोनों पदों में होता है उसको लिखा जाता है, जो बचा हुआ होता है उसको भी लिखा जाता है। तो वैसे देखिए, यूनियन में हमने क्या किया, दोनों में 11 था उसको तो हमने लिख ही लिया, बाकी जो बच रहा है उसको भी हमने इसमें उतार दिया है। अब ए इंटरसेक्शन भी अगर आपसे पूछा जाएगा तो जो दोनों में रहेगा सिर्फ उसको लिख लीजिएगा। कहने का मतलब एक टाइप ये हो गया यूनियन पूछा जा सकता है, दूसरा टाइप ये हो गया इंटरसेक्शन पूछा जा सकता है। अब तीसरा टाइप देखिएगा, तीसरा टाइप क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे पूछा जाता है ए माइनस बी। अगर आपसे बोला जाए ए माइनस बी बताइए, ए माइनस बी बताने के लिए सिर्फ आपको इतना करना होगा, देखिएगा ए और बी में जो कॉमन है पहले उसको देख लीजिएगा। ए में देखिए और बी में देखिए क्या कॉमन है, 11 जो है वो कॉमन है, 11 दोनों में कॉमन है। अब देखिएगा, अगर ए माइनस बी पूछा है, ए माइनस बी पूछा है तो एक काम ये करिएगा, जैसे ए में जो बचा हुआ अवयव होगा उसी को उतार लीजिएगा। कहने का मतलब क्या है, इसमें 6 और 8 बच रहा है ना, जो आगे होगा उसी पे ध्यान देना है। जैसे ए और बी में 11 कॉमन है और आगे कौन है, इसमें ए है, तो ए में जो बचा हुआ अवयव होगा उसी को उतार लीजिएगा। 6, 8 इसका उत्तर हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए इसी में आपसे बोला जाए बी माइनस ए माइनस बी के बजाय आपसे बोला गया होता है, जैसे इसमें पूछा गया ए माइनस बी, इसके अलावा पूछा जा सकता है बी माइनस ए। तो बी माइनस ए के लिए क्या करना है, बी माइनस ए के लिए देखिए पहले जो दोनों में है उसको नहीं लिखना है, बाकी बी में जो बचा हुआ अवयव होगा उसी को उतार लीजिएगा। 5, 13 जो आगे होता है उसी को ध्यान देना है, बी आगे है तो बी में क्या है, बी में जो बचा हुआ है 5 और 13 उसी को उतार लेना है, ए वाले से और मतलब नहीं रखना है। ये 4 टाइप ही क्वेश्चन आते हैं, इन चारों को देख लीजिएगा, इसके अलावा सेट से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। और 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा, इसको ध्यान रखिएगा, तो 1 नंबर ये फिक्स कर लीजिए। इसके बाद देखिएगा साधारण ब्याज का क्वेश्चन, कई बच्चे कह रहे थे कि सर साधारण ब्याज की और क्वेश्चन करवा दीजिए। साधारण ब्याज तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस पे ज़्यादा चर्चा करने लायक तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि पी जो होता है वो होता है मूलधन। और मूलधन यहाँ पर देखिएगा 50,000 है, उसको उतार लीजिएगा। पहले 50,000 रुपये जो है मूलधन दिए गए हैं। उसके बाद देखिएगा रुपया नहीं लिखा है, मान लीजिए रुपये हम अपने आप लिख देते हैं। इसके बाद देखिएगा आर की वैल्यू दी गई है, आर है 8%। आर का मतलब होता है रेट, कभी कभी 8 के अलावा जो कुछ भी दिया गया होगा उसको आप लिखिएगा। और टी जो होता है उस समय होता है 4 वर्ष दिया गया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, साधारण ब्याज आपसे पूछा गया, तो साधारण ब्याज के लिए सूत्र क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इसको बोला जाता है। इसका होता है सूत्र PRT/100। देखिए ध्यान दीजिएगा, साधारण ब्याज का क्वेश्चन 1 नंबर में आता है और चक्रवृद्धि ब्याज का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो 2 नंबर में आता है। तो ये साधारण ब्याज का है, अभी चक्रवृद्धि ब्याज का भी क्वेश्चन हम करवाएंगे। पहले साधारण ब्याज वाला कर लिया जाए। साधारण ब्याज के क्वेश्चन में आपको पी का मान जो दिख रहा है उसको आप उतार लीजिए, 50,000 देखिए यहाँ पर है। और उसके बाद फिर आर की जगह पे 8 है, टी की जगह पे 4 है, और बटे क्या करना है, बटे 100 उतार लेना है। इसमें क्या करिएगा, जो कटेगा 0 0 तो काट दीजिएगा। उसके बाद इसका क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो होगा वही आपका क्या आ जाता है, उत्तर आ जाता है। तो देखिए मल्टीप्लाई किसका किसका करना है, 500 है, 8 है और 4 है। अब इसका अगर मल्टीप्लाई करते हैं 5 40 और 4 चौक 16, कहने का मतलब 16,000 जो है इसका उत्तर आ जाता है। 16,000 जो है इसका रुपए जो है साधारण ब्याज आ जाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा।
इसका ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन ज़्यादातर है आपका, वो सॉरी बोर्ड में क्या आपके एग्जाम में, जान लीजिए बोर्ड की तरह एग्जाम होता है, तो वो आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से ही ज़्यादा मैंने कलेक्ट किया है कि उसका एनालाइज किया कि कौन सा ज़्यादा क्वेश्चन आपके पेपर में आता है या इनके पूछे जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा किनके हैं, उन्हीं को रखा हूँ। और इसको ध्यान रखिएगा कि इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आप 20 नंबर से ज़्यादा ही लाएंगे, उससे कम नहीं लाएंगे। इसको ध्यान रखिएगा अगर आप पूरा कर लेते हैं तो। अब देखिएगा ये सबसे मज़ेदार क्वेश्चन है, ये रखने का सिर्फ मेरा ये पर्पज़ था कि इसके लिए ज़्यादातर बच्चे डरते हैं। यहाँ माध्यिका पूछा गया, माध्यिका आपको इन सब का बताना है। देखिए यहाँ पर कक्षा में 8 बालिकाओं की ऊंचाई दी गई 148, 142, 135, 133, 137, 150 और 148 और 138। तो आपके सामने जो ये प्रश्न है इसमें देखिए 8 बालिकाओं की ऊंचाई दी गई, मतलब पदों की संख्या कितनी है, 8 है। एक खास बात इसका आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इसको क्या करिएगा, आरोही क्रम में लिख लीजिएगा। ये महत्वपूर्ण चीज़ है, अगर यही नहीं करेंगे तो आपका सवाल जो है वो पूरी तरह से गलत हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना है, आरोही क्रम पहले लिख लीजिएगा। आरोही क्रम में जब आप लिखेंगे सबसे पहले छोटी संख्या लिखिएगा। तो इन सब में देखा जाए सबसे छोटी हमको जो दिख रही है वो है 133। सबसे पहले हम 133 लिख लेते हैं। उसके बाद 133 के बाद 135 है, 135 के बाद 137 है, इसके बाद 138। 138 लिखने के बाद आप क्या करते हैं, इसके बाद कौन सा है, 138 आप लिख लिए। तो 138 के बाद आपको मिलेगा 142, 142 उतार लेते हैं। इसके बाद क्या है, 142 के बाद आपको मिलता है 148, 148 लिखेंगे। इसके बाद देखिएगा, मान लीजिए दोनों संख्याएं यहाँ पर बराबर है। देखिए 148 दो बार दिया गया, 148 के बजाय मान लीजिए 149 होता, कुछ भी होता, तो हम जो मिलेगा उसको उतारेंगे। 148 हमने लिख लिया। इसके बाद देखिएगा क्या बच रहा है, 148 के बाद 150। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए ये लिखते टाइम पे हम लोग गलती कर जाते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया ना। तो ये काउंट करना बहुत ही आवश्यक है। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग इसको लिखते टाइम पे गलती कर देते हैं और एक आध छूट जाता है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। अब आपके सामने देखिए ये आरोही क्रम हो गया, सबसे छोटे से बड़े में हमने लिख दिया है। अब एक बात ध्यान रखना है आपको, जैसे यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है, सम। अब जो मैं तरीका बताने वाला हूं, चाहे सम हो या विषम हो, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा सम के लिए क्या किया जाता है। सम के लिए अभी उसका सूत्र मैं अलग से करवाऊंगा, पहले इसका मैं एक शॉर्टकट लगा करके आपको उत्तर बताता हूं। देखिए आपसे बोला गया है इनकी माध्यिका बताने के लिए, तो क्या करिएगा, पहला पद काटिएगा आगे पीछे दोनों तरफ, दूसरा पद काटिएगा आगे पीछे दोनों तरफ, तीसरा पद काटिएगा आगे पीछे दोनों तरफ। अब जो बचा हुआ है उसको क्या करेंगे, आप दोनों लिख करके इनको जोड़ लेते हैं और जितना बचेगा उसको जोड़ने के बाद 2 से भाग कर देते हैं। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। 8 2 10 हो जाता है, 4 3 7 1 8 हुआ, 1 1 2 हो जाता है। ठीक है, कुल मिला के ये अब भाग करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 140। यही आपका आंसर आ जाता है। ये सबसे आसान तरीका होता है। अगर यही मान लीजिए आप सूत्र लगाते, तो आइए सूत्र से भी बता दें, नहीं तो पता लगा आप सोचेंगे कि ये पता नहीं कौन सा तरीका बता दिया गया, पता नहीं सही है गलत है। तो सूत्र में जो आपका सूत्र बताया गया होगा आपको, आपने पढ़ा होगा, उसके लिए क्या होता है, m इक्वल टू होता है, m इक्वल टू आपका सूत्र होता है n/2 टर्म, मतलब n/2वां पद। उसके बाद क्या होता है, n/2 + 1वां पद, और बाई क्या होता है, 2 होता है। पहली बात तो ये लेंदी जाता है, दूसरी बात बच्चे भूल जाते हैं, इसमें कहीं ना कहीं यहाँ गलती हो जाती है। ठीक है, तो n/2 पहले लिखेंगे, +1 बाद में लिखेंगे, इसको ध्यान रखना है। अब देखिए n की जगह पे n क्या होता है, पदों की संख्या। पदों की संख्या क्वेश्चन में कितनी दी गई थी, 8 दी गई थी। तो 8/2 टर्म और प्लस 8/2 + 1 टर्म, उसके बाद क्या करना है, /2 लगा देना है। अब देखिएगा ये सबसे मज़ेदार क्वेश्चन होगा आपके लिए, क्योंकि जो तरीका बताया गया वो बहुत आसान है। यहाँ देखिए 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, 4th टर्म आ जाएगा, 4th टर्म आ जाता है। उसके बाद प्लस यहाँ 4 + 1 5th टर्म आ जाता है, 5th टर्म आ जाता है। उसके बाद क्या होगा, /2। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब आपके सामने जो सीरीज हमने लिख रखी थी उसमें देखिएगा 5th टर्म कौन सा है, आगे से देखिए 1 2 3 4, पहले 4th टर्म देख लेना है, फिर 5th टर्म। तो चौथा पद ये है, पांचवा पद ये है। 138 और 142 हम तुरंत यहाँ पर क्या करते हैं, लिख लेते हैं 138 और धन 142
बटे 2। आखिरकार देखिए वही चीज़ बना कि नहीं बना, यहाँ आप देख सकते हैं। नहीं तो आपको लगता है कि सर जी तो बहका रहे हैं, यहाँ पर हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे, हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे कि मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। देखिए 280 बटे क्या आ जाएगा, 2 आ जाता है, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 140। तो कहने का मतलब उत्तर देखिए दोनों का सेम आया। अब देखिए मान लीजिए आपने इसको कर लिया, कभी कभी क्या होता है ये सम के बजाय विषम आ जाए, मतलब पदों की संख्या जैसे यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर पदों की संख्या 8 है। जैसे नोट करना है तो आप दोनों तरीका नोट कर सकते हैं, ये सबसे बेहतरीन तरीका है। मान लीजिए ये आप करना चाहते हैं लेकिन भूल गए, तो ये चीज़ लगा दीजिएगा, नंबर आपको मिल जाएगा, परेशान नहीं होना है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, ऐसे ही क्वेश्चन मिल जाते हैं और आपसे बोला जाए कि जैसे ये सम के बजाय विषम पद होंगे, उनका भी शॉर्टकट आपको जानना होगा। तो आइए उनका शॉर्टकट मैं करके बता देता हूँ। मान लीजिए मैं अपने मन से ऐसे एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ, 2 4 6 8 10 12 14 ये हो जाते हैं। अरे सम के बजाय कुछ भी हो सकता है, चलिए मान लीजिए हम अपने मन से लिख देते हैं, 13 हो गया, 17 हो गया, 20 हो गया, ठीक है। अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और लिख लेते हैं 21। देखिए ये हमने आरोही क्रम में लिख दिया, आरोही में नहीं होगा तो आपको करना होगा, ठीक है। अब इसकी माध्यिका अगर आपको निकालनी, माध्यिका के लिए ये सूत्र लगाना है। यहाँ पदों की संख्या 7 है, मतलब विषम है। विषम होने के लिए ये काम किया जाएगा। विषम में दोनों नियम लग जाएगा जो अभी हमने पीछे बताया और जो अभी बताने चल रहे हैं, दोनों एक जैसा ही आपको लगेगा। देखिए क्या करना है, माध्यिका निकालना है ना आपको, तो आप पहले पीछे और आगे से एक काटिएगा, फिर पीछे और आगे से दूसरा पद काटिएगा, पीछे और आगे से तीसरा पद, पीछे और आगे से चौथा पद। अब जो बचा हुआ हिस्सा है वही आपका आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं सूत्र लिखकर भी बता देता हूँ, n+1/2 टर्म यही होता है आपका। ये आपने पढ़ा होगा कि ये सूत्र होता है विषम पद के लिए। तो देखिए n कितना है, 7+1/2 टर्म। ये देखिए क्या आएगा, यहाँ आप देखिएगा, यहाँ 7 1 8 ये टर्म है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। टर्म मतलब होता है पद, यहाँ जैसे वहाँ पद लिखा जाता है ना, तो पद होता है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ 7 1 8 बटे 2 मतलब चौथा पद। तो चौथा पद देखते हैं, पहले लिख लेते हैं यहाँ पर चौथा पद मतलब फोर्थ टर्म मतलब पद। देखिए 1 2 3 4, 1 मिनट थोड़ी सी गलती हो रही, यहाँ पर हमारे पास कितने थे, यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, थोड़ी सी गलती हुई थी यहाँ पर। पदों की संख्या यहाँ पर हमारे पास 9 है, हमने 7 लिख दिया था, इसको ध्यान रखना है 9 है, तो जो रहेगा वही लिखना होगा आपको। 9 है ना, तो विषम होना चाहिए, बस विषम के लिए ये नियम लगेगा। अब देखिए 9 1 10, 10 को 2 से भाग करते कितना मिल जाता है, 5 मिल जाता है। तो कहने का मतलब जो आपका यहाँ पर n की जगह पे मान रखना है वो क्या रखना है, यहाँ 9 धन 1 बटे 2 वहाँ पद। तो अब देखिए क्या होगा, 9 1 10, 10 बटे 2 मतलब पांचवा पद, फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म आप देख लीजिए इस सीरीज में क्या है, इस सीरीज में देखिए 1 2 3 4 5, तो फिफ्थ टर्म क्या हुआ, फिफ्थ टर्म जो हो गया वो आपका पांचवा पद है 10। देख लीजिए आप स्वयं से, कोई दिक्कत हो तो बताइए। यहाँ पर कोई दिक्कत तो हमारे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हैं इसमें क्या आया है, इसमें आपके सामने जो भी चीज़ें रखी गई हैं एकदम स्पष्ट हैं। यहाँ पर पदों की संख्या हमने बाय मिस्टेक जो है यहाँ पर 7 लिख दिया था, हमने ध्यान नहीं दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पद हैं, तो यहाँ पर 9 होना था। अब विषम होने पर जो एक तरीका हमने ये बताया था, जो पहले बताया, ये सबसे आसान तरीका और बेहतरीन तरीका है। अगर आपको ये आ जाता है तो अच्छी बात है, बाकी ये सूत्र भी याद रखना है। मान लीजिए भूल गए तो ये आप कर देंगे, नंबर आपको पूरा मिल जाएगा। एक बात यहाँ विशेष रूप से ध्यान देना होगा, जैसे हमने यहाँ पर सूत्र बताया अभी, तो सूत्र में यहाँ देखिएगा हमने जो लिखा हुआ है, यहाँ पर n+1/2 हमने रखा हुआ है, और इस सूत्र में जो दिया गया है n/2+1, यहाँ ये अलग है, दोनों में फर्क है। आप थोड़ा सा इस बात पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बच्चे गलती कर जाते हैं। यहाँ n/2+1 है, यहाँ n+1/2 है, तो दोनों में बहुत फर्क है। पहले एक जोड़ करके तब 2 से भाग करना है, यहाँ 2 से भाग करके तब एक जोड़ना है। तो इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा। और माध्यिका का एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे, 1 नंबर में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है। देखिएगा यहाँ पर दिया गया 5 15 यक्ष और 105 समानुपाती हैं। तो 5 15 और 5 15 यक्ष और 105, 5 15 समानुपात का निशान, यक्ष अनुपात 105। एक बात ध्यान रखना है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आदत चेंज होगी, बाकी नियम सब में ही लगेगा। ये बोला गया समानुपाती है, और जब समानुपाती होगा तो इसको ध्यान रखिएगा, बाहर बाहर के पदों का गुणा बराबर क्या होगा, अंदर अंदर के पदों का गुणा। कहने का मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं 15 गुणे यक्ष बराबर क्या किया जा सकता है, 15 गुणे यक्ष बराबर किया जा सकता है 105 गुणे 5।
ये आप कर सकते हैं, बाहर बाहर गुणा और अंदर अंदर गुणा, इतना काम करना है बस। आपका ये क्वेश्चन MCQ में भी आ सकता है और आपके सामने ये अति लघु में भी आ सकता है, इस बात पे ध्यान रखिएगा। तो अब चाहे इसको काटिए, मान लीजिए आपको इतना बड़ा नहीं आता तो 5 यहीं 15 हो जाएगा, फिर 3 से इसको काटिएगा, 3 त्रिका 9, 3 पच्चे 15, तो x का मान यहाँ पर क्या आ जाता है 35 आ जाता है। और कुछ करना नहीं था, बस इतना काम आपको करना था, यही आपका आंसर हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए इसी टाइप में एक क्वेश्चन और आता है, 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये आपके सामने जो लिखा गया ये तो है ये, इसके अलावा एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है, देखिए दो बीच में x आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें भी क्या करना है, वही नियम जो हमने बताया, 8:x समानुपात लगाइएगा, x अनुपात 18। तो इसमें भी क्या करना है आपको, बाहर बाहर का गुणा, बाहर बाहर की संख्या का गुणा, अंदर अंदर की संख्या का गुणा करिएगा। तो x इंटू एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 इंटू 18। तो आप देखेंगे वर्गमूल का यहाँ पर नियम लग जाता है थोड़ा सा, ये है 18 हम फिर से लिख देते हैं, थोड़ा सा सही कम था। अब देखिए तो x का x से गुणा करते हैं तो x स्क्वायर आता है, और 18 का अगर हम 8 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 144 आ जाता है। तो 144 का वर्गमूल क्या होता है, 144 का वर्गमूल जो होता है वो होता है 12। कहने का मतलब जो वर्गमूल होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखेंगे आप। 2 टाइप के क्वेश्चन जैसे जो अभी इसके पहले बताया गया वो, ये वाला और ये वाला, इन दोनों पे ध्यान दीजिएगा। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर में जरूर आएगा, चाहे वो अति लघु में आए और चाहे वो बहुविकल्पीय वाले में आएगा। इसको ध्यान रखिएगा, जैसे कभी कभी दोनों में आ जाता है तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सिंपल होता है, लेकिन बच्चे गलती कर जाते हैं। यहाँ थोड़ी सी गलती भी हमको दिख रही है, यहाँ 9 सही 1/2 है, लिखने में थोड़ी सी गलती हुई है। तो 9 होल 1/2 है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसको मैं काट करके वहीं लिख देता हूँ, ये दिया गया 9 होल 1/2, ये चीज़ है, ये चीज़ नहीं है, ठीक है। अब देखिए बोला गया किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 42 हो जाए। तो इसको ध्यान रखना है, यहाँ कुछ भी दिया जा सकता है। मान लीजिए 91/2 ही होता तब भी आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जो आपके सामने दिया गया इसमें कुछ भी हो सकता है, 9 होल 1/2 के अलावा भी हो सकता है। तो यहाँ क्या करना है, आपको बताना है कि इस संख्या में कितने से गुणा किया जाए कि गुणनफल 42 हो जाए। इसका बहुत ही आसान और सिंपल ट्रिक है कि क्या करेंगे, जो गुणनफल, देखिए ये गुणनफल लिखा गया और गुणनफल क्या दिया गया 42। तो इसको ध्यान रखना है, गुणनफल को क्या करना है, जो संख्या दी गई होगी उसी से भाग कर देना है, बस इतना काम करना है। संख्या जो पूछी गई संख्या बराबर क्या होगा, संख्या आप लिख देते हैं, संख्या जो आपसे पूछी गई उसको आप निकालना चाहते हैं तो क्या करना है, जो गुणनफल होगा उसको उसी संख्या से भाग कर देंगे जो सबसे पहले दिया गया। अब देखिए क्या कैसे किया जाएगा, इसको देखिएगा। 42 को भाग करना है किससे, 9 दूनी 18, 1 19, 19/2 से। तो अब देखिएगा भाग करने का नियम जो आपने पढ़ रखा है, इसको इंटू में करेंगे 2/19। तो देखिए क्या बनता है, आगे का काम जैसे मल्टीप्लाई है, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो पीछे वाला क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो देखिए क्या करेंगे आप, चूंकि कटेगा तो नहीं इसलिए क्या किया जाएगा, 42 दूना क्या होता है 84 होता है, 84/19। तो इसमें क्या करना है, अगर मान लीजिए इसे छोड़ देंगे गलत नहीं है, इसको चाहे आप मिक्स में चेंज कर लीजिएगा, मतलब मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। 19 चौक 76 4 बार जाएगा और बचेगा कितना 8, तो ये बचेगा 4 सही 8/19, इसका यही सही उत्तर हो जाएगा। तो क्वेश्चन भी ध्यान दीजिएगा और जो हमने हल किया है इसको भी ध्यान से आप समझ लीजिएगा। इससे जो भी क्वेश्चन आएगा इसमें सिर्फ इतना करना है, जो संख्या गुणनफल के रूप में होगी उसको दी हुई संख्या से भाग कर दीजिएगा, बस आपका आंसर आ जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर देखिए भाग का क्वेश्चन आया है, 15x का क्यूब। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे, हम फिर से लिखने वाले हैं। ये है आपका 15x का क्यूब और -20x² और +13x और -12। इसको भाग करना है 3x -6 से। एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने इस भाग के लिए अलग से एक वीडियो बना रखा है, बहुत चुनौती भरा क्वेश्चन कभी कभी आपके लिए हो जाता है, तो इसको आप अलग से अगर चाहें तो कई टाइप के क्वेश्चन हमने करवा रखा है। यहाँ भाग का क्वेश्चन देने का मतलब ये है कि एक भाग का क्वेश्चन 2 नंबर का फिक्स होता है, तो इसलिए भाग के क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसका मैं जो अलग से वीडियो बनाया हूँ उसकी लिंक भी मैं दे दूंगा, और अगर आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ आसानी से मिल जाएगा। बहुत सारे वीडियो हमने नहीं डाला है क्योंकि समय थोड़ा सा कम रहता है, ऑफलाइन की क्लास ज़्यादा रहती है, तो लेकिन आपके लिए मैं कहीं ना कहीं आ जाता हूं, जो कठिन क्वेश्चन होते हैं, उनके नियम होते हैं, उनको आसान करने के लिए। तो आइए इसको करके देखते हैं। इसका तो भाग कर ही लिया जाए, बाकी आप वो भाग वहां पर और भी तरीके से देख सकते हैं। वैसे तो ये देखने के बाद ही आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर कोई डाउट होता है तो वहाँ पर जा करके आप देख सकते हैं। और इसको करने से पहले आप जान लीजिएगा कि यहाँ जो क्रम दिया गया, जैसे ये x की घात 3 है, 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो ये जान लीजिएगा अगर क्रम में नहीं होगा तो पहले आप क्रम में कर लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर क्रम में है तो इसको आप ऐसे उतार लीजिएगा जैसे दिया गया, ठीक है।
अब देखिए हमने इसको ऐसे ही उतार लिया है। अब आगे का काम क्या करना है, आगे आपको जो संख्या मतलब जिससे भाग देना है, भाजक, इसको आप यहाँ लिखेंगे। जो तरीका आप पहले पढ़ चुके हैं, इसमें ध्यान क्या देना होता है, सिर्फ एक चीज़ ध्यान देना होता है, उतना अगर आप ध्यान देंगे तो कभी गलती नहीं होनी है, इसको याद रखिएगा। देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें क्या है, आगे आपके सामने 3x यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है 15x³ है। तो यही ध्यान देना है कि इसमें कितने से मल्टीप्लाई किया जाए, इसमें कितने से मल्टीप्लाई करें कि आपका 15x³ आ जाए। कहने का मतलब 3x में कितने से मल्टीप्लाई करें कि आपका क्या आ जाए, 15x³ आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या करना है आपको जैसे 3 में अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 5 या 15, और x में x² से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिल जाता है x³। कहने का मतलब 3x में अगर 5x² से गुणा कर देते हैं तो 15x³ आ जाएगा। हमको आगे वाले से ही मतलब रखना है, पीछे से क्या आता है उससे नहीं मतलब रखना है। तो देखिए क्या होगा, 5 यहीं 15, x³ ये आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, देखिए यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस माना जाएगा, ये माइनस, प्लस माइनस क्या आ जाता है, माइनस आता है। 5 6 30, 30 x² आ जाएगा। अब एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पर ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं, जो कि हमेशा याद रखिएगा। मैं ये बताता हूँ कि आपका नियम अगर इसी तरीके से रहेगा, मैं जो आपको बता रहा हूँ, कभी ज़िंदगी में गलती नहीं होगी। चिन्ह जरूर बदलिएगा और चिन्ह तुरंत बदलिएगा, उसमें देर मत करिएगा कि अपने मन में रखिएगा और कहीं गलती हो जाए। तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ कोई चिन्ह नहीं, हमने माइनस कर दिया और माइनस था उसको प्लस कर दिया। अब देखिएगा ये आगे का कट गया क्योंकि 15x³ में से 15x³ जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब आगे देखिएगा यहाँ -20x² है प्लस 30x², तो ये माइनस में है ये प्लस में है तो घटेगा। 1 + 1 माइनस में होने पर घटता है, लेकिन जो चिन्ह बड़ी होती है, जैसे देखिए यहाँ 20 और 30 में 30 बड़ा है, 30 के सामने जो चिन्ह है वही लगाया जाएगा। कहने का मतलब यहाँ प्लस होगा तो प्लस आप लगाएं या ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर माइनस होता तो हम यहाँ जरूर लगाते हैं, ठीक है। अब आगे देखिएगा, आगे का काम क्या है, अब हमको ध्यान देना है कि इसमें कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए। तो देखिएगा जैसे 3 में किसी संख्या से गुणा करने पर हमको 10 तो मिलेगा नहीं, तो इसको ध्यान रखना है। जैसे 3x में कितने से गुणा करें कि हमें 10x² मिले, तो इसके लिए हमको ये करना होगा, जैसे 10/3x से गुणा कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा और क्या मिलेगा, 10x² मिल जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, यहाँ ज़्यादा बड़ा आ गया। देखिए यहाँ हम करते हैं प्लस है तो प्लस ही, क्योंकि देखिए प्लस प्लस यहाँ पर प्लस आना चाहिए, ठीक है। जो चिन्ह यहाँ होगा नीचे वाली संख्या में वही लाएंगे आप, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ क्या करते हैं, 10/3x से गुणा करेंगे तो 10/3 से अभी हमने यहाँ गुणा करके बता दिया आपसे, तो क्या आ जाता है 10x² आ जाएगा। अब वैसे ही गुणा जब आप इसमें करते हैं तो एक बार इसको भी करके देख लिया जाए। यहाँ किनारे कर देता हूँ, अभी मिटा दूंगा मैं इसको। जैसे 10/3x को अगर हम 6 से गुणा करते हैं, देखिए क्या मिलता है, 3 दूनी 6। अब 2 से 10 में गुणा करते हैं तो क्या मिलता है, 10 दूना 20x मिल जाता है। तो इस तरह से दोनों का गुणा हमने बता दिया आपको कैसे किया जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन 90% बच्चे गलत कर देते हैं। चिन्ह बदलने का काम तुरंत जारी रखिएगा। हमने चिन्ह बदल दिया है, देखिए दोनों प्लस में था इसलिए दोनों को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया है। अब देखिए ये जो आगे का काम है बिल्कुल वैसे करते चलिए जो अभी तक करते आए हैं। ये 10x² में से 10x² जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 13x में से 20x, ध्यान दीजिएगा 1 प्लस है 1 माइनस है तो घटेगा, लेकिन चिन्ह कौन सा लगेगा, जो संख्या बड़ी होगी। तो 20 बड़ी है तो 20 के सामने चिन्ह माइनस है, इसलिए हम इसमें माइनस लगाएंगे। अब आगे का जो पद है उसको उतार लेते हैं, आगे है 12, वो भी माइनस में है तो इसको ऐसे ही उतार लिया जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर भी वही मुसीबत है, ऐसे क्वेश्चन में लगभग बच्चे 90% क्या उससे ज़्यादा बच्चे गलत कर जाते हैं। 3 में कितने से गुणा करें, 7x आ जाएगा। तो देखिए एकदम सिंपल तरीका, 7/3 से गुणा कर दीजिए, 3 से 3 कटेगा, तुरंत क्या आ जाता है, 7x आ जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे हम, कितनी बार लेकर जाते हैं, 7/3 बार लेकर जाएंगे, तो वो भी माइनस में। यहाँ थोड़ी सी गलती हमने कर दी, देखिए यहाँ पर हमने चिन्ह पे ध्यान नहीं दिया, चिन्ह पे ध्यान देना होगा। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस लेना होगा, तभी यहाँ माइनस आएगा। जो हम यहाँ लिखेंगे माइनस जरूर आना चाहिए। अगर ये चिन्ह माइनस है तो यहाँ माइनस रखना होगा, प्लस होगा तो प्लस रखना होगा, ठीक है। इसी वजह से देखिए यहाँ +3 है तो हमने माइनस से किया। अब देखिए -7/3 जब हम करते हैं इसको मल्टीप्लाई तो हमको क्या मिलेगा, -7x मिल जाएगा। और अब देखिए आगे का काम इसका इससे भी तो करना होगा, तो हम 6 का अगर 7/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, 3 × 2 = 6, और इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, 7 × 2 = 14। कहने का मतलब यहाँ 14 आएगा। और एक बात ध्यान देना होगा, यहाँ -6 है, -7/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बन जाता है और +14 होगा। तो थोड़ा सा इसको हम और कर देते हैं। यहाँ पर चिन्ह बदलने वाला काम तुरंत करिएगा, चिन्ह बदलने में आप पीछे मत हटिएगा।
यहाँ देखिएगा ये प्लस और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इससे ये कट जाता है और यहाँ देखिएगा दोनों माइनस में है, इसलिए क्या होगा, जुड़ जाएगा, 4 2 6 हो जाता है और ये 26 -26 इसका शेष बच जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, जरूरी नहीं है कि हर बार कट जाए, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो कट जाएंगे, लेकिन ये नहीं कट रहा है तो ये भागफल आ जाता है और ये शेषफल। यहाँ देखिएगा बोला गया ना, भाग देकर बताइए भागफल और शेषफल क्या होगा। तो इससे ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आएगा। फिलहाल इसके और भी जो नियम है उसके वीडियो को आप अलग से देख लीजिएगा, हमने इसका वीडियो बना रखा है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कैसे करना है। अगला प्रश्न यहाँ गुणनखंड का है। गुणनखंड का क्वेश्चन जो है वो भी देखिए 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है। कभी कभी बहुत आसान क्वेश्चन 2 नंबर में आ जाता है, तो पहले इसको देख लीजिए, उसके बाद मैं कुछ और बातें आपको बताऊंगा इसके बारे में। देखिए यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, गुणनखंड के कुछ ही ऐसे नियम हैं जिनके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे एक तो पूछा जाता है आपका a² - b² पे, एक होता है स्प्लिटिंग मेथड, मतलब बीच वाले पद को तोड़ करके, और एक आता है a² + b² + 2ab के पद में आता है। तो मैं आपको बताता हूं कि गुणनखंड का मैं एक अलग से वीडियो बनाया हूं, स्पेशली अभी जल्दी में 3rd सेमेस्टर के बच्चों के रिक्वायरमेंट पे। उनकी रिक्वायरमेंट थी कि सर अलग से इसका वीडियो बना दीजिए, तो इसीलिए मैंने अलग से बना दिया। उसकी लिंक मैं दे दूंगा, उसको भी आप देख लीजिएगा। बाकी अभी इसको समझ लीजिए। देखिए क्या करना है, इसके लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, लेकिन आपके पास समय कम है, इसलिए जितने क्वेश्चन में बताया हूँ उतना ध्यान दीजिएगा, कभी गलती नहीं होगी। इसको देखिएगा, x² आपके सामने यहाँ पर बन गया, यहाँ हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये देखिए 1 + 2y + y²। तो देखिएगा ये x² रहेगा और ये क्या बन जाता है, 1 + y² गुणनखंड का वीडियो प्लीज इसको देख लीजिएगा, क्योंकि बात सिर्फ इतना नहीं है कि आप वीडियो देखें, बात यह है कि आपका पास होना बहुत ज़रूरी है। पास होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब देखिए 2026-27 तक तो वैकेंसी आने के चांसेस हैं। अगर 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर में आप क्लियर हो जाता है आपका एग्ज़ाम, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए पास होना बहुत ज़रूरी है। देखिए गुणनखंड के कई नियम होते हैं जिनका क्वेश्चन जो 3rd सेमेस्टर में पूछा जाता है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, इसलिए उसको देखिएगा। उसकी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आप चैनल पे जाएंगे तब भी आसानी से आप उसको पा जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पर a², पहले थोड़ा सा मैं फिर से बताऊंगा, x² - 1 - 2y - y² था। हमने क्या किया, ये पीछे के 3 पदों में से माइनस हमने कॉमन ले लिया। अब माइनस कॉमन लेने के बाद देखिएगा ये 1 + y² बना हुआ है, यहाँ x² है। तो कहने का मतलब ये a² - b² के रूप में हो गया कि नहीं हो गया। a² - b² के रूप में अगर हो जाता है तो देखिए क्या करते हैं आप, अब आगे का काम ये होगा कि एक बार ऐसा करिएगा कि इतना प्लस इतना लिखिएगा, एक बार इतना माइनस इतना, बस इतना करते ही आपका 90% काम हो जाता है। एक बार a + b के रूप में और एक बार क्या किया जाएगा, a - b के रूप में लिखा जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, a + b a - b आपको दिख रहा होगा यहाँ स्पष्ट रूप से, यहाँ a की जगह पे x और b की जगह पे इतना, x और b की जगह पे इतना, ठीक है। तो ये तो दिख गया होगा। अब एक काम और कर दीजिएगा, अगर आप इतने छोड़ देते हैं गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन आगे पूरा कंप्लीट कर दीजिए तो ज़्यादा बढ़िया है। आगे तक पूरा का पूरा कंप्लीट किया करिए। x - 1 - y, ध्यान दीजिएगा यहाँ प्लस होने की वजह से चिन्ह नहीं बदलेगा, पूरा का पूरा वैसे उतरेगा, लेकिन यहाँ चिन्ह माइनस का है, माइनस क्या करता है, अंदर के चिन्हों को बदल देता है। इसी वजह से क्या होगा कि यहाँ -1 और -y हो जाएगा। बस इतना करना था, तो इसको ध्यान रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद एक क्वेश्चन जो कि बहुत ईजी है, इसके लिए वृत्त वाला जो क्वेश्चन है, आप जानते हैं वृत्त का क्वेश्चन कई पूछा जाता है। पहले आप क्वेश्चन ढंग से देख लीजिए। बोला गया एक वृत्त में 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है और बताया गया जिसका केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है। तो आप ध्यान देंगे, इसमें एक जीवा खींची गई जिसकी लंबाई क्या है, 10 सेंटीमीटर है। तो पहले मैं उसको बना देता हूँ। ये 10 सेंटीमीटर जीवा मान लीजिए, चलिए हमने खींच दिया, और इसकी केंद्र से दूरी, यहाँ केंद्र हो अगर तो इससे दूरी जो दी गई है वो कितनी दी गई है, 12 सेंटीमीटर दी गई। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, चित्र अक्सर क्या होता है आपकी बुक में, आपके सीरीज में गलत बन गया होता है, जिसकी वजह से गलती हो जाती है। और जैसे चित्र गलत बनाएंगे, चित्र से बहुत फर्क पड़ता है। ये है रेखा गणित, रेखा गणित में चित्र का बहुत महत्व होता है। ये 10 सेंटीमीटर हमने खींच दिया और मान लेते हैं यहाँ सेंटर है, और ये खींच दिया गया 12 सेंटीमीटर, शायद उसमें दिया गया था, एक बार देख लेते हैं। देखिए बोला गया है जीवा जो है वो 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर है और ये कितना है, 12 सेंटीमीटर। आइए इस पे हम सवाल करते हैं। बहुत आसान होता है, तरीका पता होना चाहिए बस। देखिए ये O मान लेते हैं यहाँ A, और यहाँ पर B मान लेते हैं, यहाँ पर C मान लेते हैं। एक बात ध्यान देना होगा, ये पूरा का पूरा A से लेकर B तक कितना है, 10 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, 10 सेंटीमीटर है। तो अब 10 सेंटीमीटर है तो 5 ये हो जाता है, 5 ये हो जाता है। इसको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर ये आपने दूरी खींची है ना, ये लंब होती है, इसी वजह से ये 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये अलग से थ्योरम होती है। तो 5 5 ही हो गया। लेकिन अब इतने से ही फुर्सत नहीं है, आपको एक काम और करना होगा। यहाँ पर एक काम ये करना होगा, इस केंद्र को इस बिंदु से मिलाना होगा।
और एक बात, यहाँ इसको 12 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 12 सेंटीमीटर आप ऐसे ही उतार लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है, ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब अगर आप इतना समझ गए हैं तो आगे का काम क्या होगा? आगे का काम ये होगा कि बिल्कुल परेशान हुए बिना त्रिभुज ओ ए सी में, त्रिभुज ओ ए सी में कुछ नहीं समझ में आएगा, आप क्या करिएगा, ओ ए जो 90 के ठीक सामने वाली भुजा होती है यही होगी कर्ण, और ओ ए का स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, ओ सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। अब देखिएगा ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, ओ सी को आप लिखते हैं, ओ सी को लिखेंगे आप 5 की घात 2 मतलब 5 की घात 5 पावर 2, और यहाँ पर देखिए ए सी, नहीं मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, ओ सी 12 है, जो जैसा होगा वैसे लिख लीजिएगा। जैसे ओ सी 12 है, 12 की पावर 2, और यहाँ पर देखिए ए सी कितना है, 5 की पावर 2। जैसे एक बात और है, अगर मान लीजिए यहाँ आपको दिक्कत है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ आपके सामने मैं लिख देता हूँ क्या चीज़ क्या दिया गया। जैसे ए बी इक्वल टू कितना दिया गया था, ए बी इक्वल टू दिया गया था 10 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू दिया गया था 10 सेंटीमीटर, तो ए सी कितना हो जाएगा, ए सी जो होगा ए बी का आधा होगा, तो 10/2 मतलब 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ओ सी जो होगा, ओ सी जो होगा 12 सेंटीमीटर होगा। तो ये हो जाता है आपका सारा मान। अब यहाँ पर रखने में आपको मुसीबत नहीं होनी चाहिए, तो थोड़ा सा पहले मैं जूम करके इसको करके बता देता हूँ, बाकी बाद में देख लीजिएगा एक साथ में। अब देखिए ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ये 12 की घात 2 144 होता है, 5 की घात 2 होता है 25। तो जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आप इसको ध्यान रखिएगा, ये पूर्ण वर्ग ही बनेंगे। जैसे ये 169 हुआ, तो 169 किसका वर्ग होता है, ये होता है 13 का वर्ग। तो अब देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ आपके सामने ओ ए बराबर कितना आ जाता है, 13 सेंटीमीटर आ जाता है, इसको ध्यान रखना है आपको। तो ओ ए की वैल्यू जो है आपको मिल जाती है। ओ ए त्रिज्या है, तो त्रिज्या की माप आप बता दिए हैं। यहाँ पर देखिए आपसे बोली गई, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो त्रिज्या हमने बता दिया, यहाँ इसको आप नोट कर लीजिएगा। और इस तरह से जितने क्वेश्चन होंगे उनका थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, ये दोनों दिया गया होगा, ये तीनों में से जैसे ये और ये इन तीनों भुजाओं में से कोई दो दिया गया होगा, तीसरा पूछा जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे आप। अब अगले प्रश्न पे आते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी वृत्त का है। इसको मैं चाहूँ तो बहुत आसानी से आपको सिंपल तरीके से बहुत कम लाइन में बता दूं, लेकिन इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि इसका कई तरह का क्वेश्चन आता है। तो आइए इसको करके देखते हैं। आपके सामने चित्र दिख रहा होगा, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है कि ये वृत्त दिया गया जिसका केंद्र वो है, थोड़ा सा चित्र जो है यहाँ पर क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो वृत्त है इसका केंद्र ओ है, और कोण ओ बी सी जो कि यहाँ पर 15 अंश दिया गया है। और इसके बाद देखिए बी ए सी आपको बताना है, बी ए सी का मतलब क्या है, आपके सामने एंगल दिख रहा होगा, बी ए सी ये है। और क्या करना है, बी ई सी भी बताना है, बी ई सी यहाँ पर है। परेशान बिल्कुल नहीं होना है, पहले मैं एक शॉर्टकट तरीके से आपको बता देता हूँ, तभी मज़ा आएगा आपको। इतना आसान आपको नहीं लगेगा जब तक कि मैं जैसे अगर मान लीजिए पूरा करके बताऊंगा तो आपको आसान नहीं लगेगा, लेकिन अभी जो मैं तरीका बताने वाला हूँ वो आप देखिए तो मज़ा आ जाएगा आपको। देखिए यहाँ पर इस त्रिभुज में आप देखिए ये दोनों है त्रिज्या, ये दोनों है त्रिज्या। और इसको ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए आपके सामने कोई ये त्रिभुज दिया जाए और दो भुजा बराबर है, तो उनके सामने के कोण बराबर होते हैं। अगर ये यक्ष अंश होगा तो ये भी यक्ष अंश। जैसे यहाँ पर अगर आप देखिए, यहाँ 15 है तो ये भी 15 होगा, कहने मतलब ये 15 है तो ये भी 15 होगा, लेकिन तरीका तो पता होना चाहिए आपको। जैसे देखिए यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये ओ ए, ओ बी और ओ सी क्या है, ओ बी बराबर ओ सी। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि ये है त्रिज्या, ये क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। अब देखिएगा ये 15 है तो ये भी क्या होगा, 15 होगा। अब ध्यान दीजिएगा ये है एक त्रिभुज, और त्रिभुज में अगर ये दोनों कोण बराबर है मतलब 15-15 है, तो इसका मतलब 15-15 मिला के ये दोनों कितना हो जाते हैं, 30। और 30 अगर है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश, तो 180 में से 15 दूना 30, 30 घटा देते हैं तो ये 150 बन जाता है। अब देखिएगा 150 अगर ये है तो इसका आधा ये होगा, 150 का आधा होता है 75, ये 75 हो जाएगा। और अगर ये 75 हो गया, 180 में से इसको घटा दीजिएगा 105, ये हो जाता है। तो ये है पूरा सॉल्यूशन, लेकिन मैं इसको करके और लिख करके बताऊंगा, अभी आप देखिएगा तुरंत आपका आंसर भी आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा और मज़ा भी आएगा। त्रिभुज ओ बी सी में, त्रिभुज नहीं यहाँ पर थोड़ा सा गलत है, त्रिभुज ओ बी सी नहीं है, हाँ त्रिभुज ओ बी सी में ही है। देखिए त्रिभुज ओ बी सी ये है, इसमें देखिए ओ बी इक्वल टू ओ सी है, तो ये आपका ओ बी के ठीक सामने वाला कोण क्या होगा, ओ सी बी बराबर क्या हो जाता है, ओ सी के ठीक सामने वाला कोण, ओ सी के ठीक सामने वाला कोण कौन सा है, ओ बी सी। कहने का मतलब ये दोनों 15-15 डिग्री के हो जाएंगे। अब देखिए त्रिभुज इसमें देखिएगा, त्रिभुज ओ बी सी में 3 कोण है, और वो 3 कोण कौन से हैं, कोण बी ओ सी प्लस कोण ओ बी सी
और प्लस कोण OCB। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ होता है 180 अंश। और यहाँ देखिए इन तीनों त्रिभुज में तीनों कोण जो है वो क्या होंगे, इनका जोड़ लिखेंगे हम 180। तो यहाँ देखिएगा OBC तो हमको पता नहीं, BOC तो हमको पता नहीं, लेकिन OBC देखिए, OBC और OCB दोनों 15-15 हैं, तो इनको आप लिख लीजिएगा, 15-15 लिख लेंगे और उसके बाद बराबर 180। जैसे ये 15 ये 15, ये दोनों हमने लिख लिया है। अब देखिएगा कोण BOC और धन ये कितना है 30, बराबर कितना होता है 180। थोड़ा सा अब आगे ध्यान देते हैं, यहाँ पर कोण BOC बराबर क्या होगा, ये 30 उधर जाके घटता है, तो 180 में से 30 जब हम घटा देते हैं तो क्या मिलेगा, कोण BOC बराबर हो जाता है 150। 150 अंश यहाँ पर आएगा, जो कि हमने पहले लिख दिया था। आप देख लीजिए, हमने बताया कि ये भुजा दोनों आपस में बराबर होती हैं, ये 15 है तो ये भी 15 होगा, 180 में से इन दोनों को जोड़ के घटाएंगे तो ये मिल जाता है, तो जो कि 150 आया है, आपके सामने यहाँ पर लिखा गया है। अब देखिएगा आगे का काम, जैसे जितना कोण यहाँ पर होता है, ये नियम होता है एक, उसको मैं अलग से आपको बता देता हूँ। जैसे ये नियम कौन सा है उसको आप देख लीजिए पहले, उसके बाद दूसरा काम किया जाएगा। यहाँ ये सर्कल आपको दिख रहा होगा, इसमें एक केंद्र अगर हम लेते हैं, यहाँ पर एक केंद्र मान लेते हैं, यहाँ है, तो इसको ध्यान रखिएगा, जो कोण आप यहाँ बनाते हैं और जो कोण परिध पर उतने पर ही बने। जैसे देखिएगा यहाँ पर एक जरूरी चीज़ ये है कि जितना कोण आपका केंद्र पर जितने से बना हुआ है उतने से ही परिध पर भी बनना चाहिए। तो परिध पर देखिए हम दिखा देते हैं आपको, जैसे ये इतने पर ही, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, ये जितना कोण बना हुआ है इतना कोण इधर बना हुआ है, लेकिन इन दोनों में फर्क क्या होता है, जैसे अगर ये x है तो ये 2x होगा, एक ही त्रिज्या पर बना हुआ है। कहने का मतलब ये क्या है, इतना जो आर्क आप देख रहे हैं, आर्क चाप, एक ही चाप पर, या फिर इसको बोला जा सकता है एक ही वृत्तखंड, इसको क्या बोला जा सकता है, एक ही वृत्तखंड पर ये केंद्र पर बना कोण है, ये परिध पर बना कोण है। तो इसका नियम होता है केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का 2 गुना होता है, या दूसरी भाषा में क्या कहा जाता है, परिध पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ देखिए अगर ये 2x होगा तो उसका आधा ये होगा। तो आइए, अगर यहाँ नहीं समझ में आया होगा तो हम आपको एक दूसरे तरीके से भी बता देते हैं, जो अभी यहाँ सवाल है आपके सामने, इसमें बता देते हैं। देखिएगा यहाँ पर ये केंद्र पर बना कोण है, ये परिध पर बना कोण है, तो इसमें क्या करना होता है, इसमें केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का 2 गुना होता है, अभी हमने बताया। तो इसमें क्या करेंगे आप, कोण BAC बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 कोण BOC। मतलब क्या है, यहाँ ये कोण इसका आधा होगा। यही बात हम कह रहे थे आपको कि केंद्र पर बना कोण परिध पे बने कोण का 2 गुना होता है, या फिर परिध पे बना कोण केंद्र पे बने कोण का आधा होता है। तो इसको ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर 1/2 रखेंगे और ये BOC जो है वो कितना है, 150 है। तो इसको क्या करते हैं, 2 से काटेंगे तो कितना मिलता है, 75 मिलता है। कहने का मतलब 75 डिग्री, जो कि हम आपको पहले ही लिख कर बता चुके हैं, लिख करके इसको हम बता चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 75 डिग्री हमने पहले ही लिख दिया था। तो ये आपको भी आ जाएगा, ऐसे ही तुरंत कर लेंगे। अब इसके बाद देखिएगा, इसमें एक नियम और लगता है। यहाँ आप देखिएगा ABEC क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। ABEC लिखिएगा। देखिए ABEC एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो उसका नियम आप जान लीजिए, चतुर्भुज है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, चक्रीय चतुर्भुज का एक नियम होता है, सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। कहने का मतलब अगर हम देखें इसमें अगर इस चतुर्भुज में देखेंगे तो चारों शीर्ष वृत्त पर हैं, और ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर होते हैं वो चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो इसमें देखिएगा A और E का जोड़ जो होगा 180 अंश होगा, पूरा ये B और C का जोड़ 180 अंश होगा। फिलहाल जिससे हमारा काम बन जाएगा उसी से मतलब रखना है। तो यहाँ देखिएगा जो ये चक्रीय चतुर्भुज आपके सामने दिख रहा है, इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे कोण BAC और प्लस कोण BEC, इसका जोड़ कितना होगा, 180 अंश होगा। कोण क्या है यहाँ आपके सामने, अब देख लीजिए, फिर से मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा आपको सही नहीं लग रहा हो तो मैं लिख करके बताता हूँ। यहाँ पर क्या है, कोण BAC और प्लस कोण BEC बराबर कितना होगा, 180 अंश। यहाँ देखिएगा ये आमने सामने कोण है, इनको जोड़ने पर 180 अंश होता है चक्रीय चतुर्भुज में। अब देखिएगा हमने इसको निकाल लिया, BAC कितना है 75, और ये BEC कितना है, BEC है 180 अंश। तो अब देखिएगा कोण BEC बराबर क्या हो जाता है, कोण BEC बराबर हो जाएगा 180 में से 75 आप घटा दीजिएगा, कितना मिलता है, 105, जो कि हमने क्या किया था, पहले ही यहाँ पर लिख दिया था। अब जब आप सारे नियम जान जाएंगे तो बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो आप पहले इतना नोट कर लीजिएगा,
ये जो आपके सामने दिख रहा है इसको आप नोट कर सकते हैं। इसको नोट करने के बाद आप इधर वाला नोट करिएगा जो कि यहाँ पर है, ठीक है। तो ये पूरी तरह से आप नोट करने के बाद इतना ध्यान रखिएगा कि इसका अलग क्वेश्चन आ सकता है, इसका अलग क्वेश्चन आ सकता है, बाकी यहाँ जो किया गया इसका अलग आ सकता है। तो एक तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन आया था पहले बार, आप जान लीजिए। उसके अलावा क्या है, जो छोटे छोटे नियम हमने बता दिए हैं इस पर भी क्वेश्चन आता है, इसको आप देख सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत मज़ेदार है। यहाँ देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन है दिया गया है, ये प्रश्न लिखना था, गलत लिख दिया गया। अभिषेक के कमरे की लंबाई 4 मीटर है, चौड़ाई 3.5 मीटर है और ऊंचाई 3 मीटर है। क्या करना है, इस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताना है। तो ध्यान देना होगा, कमरे की दीवार का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, एक खास बात यहाँ पर जानिएगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मीटर, यहाँ सब की जितनी भुजाएं हैं उनका मात्रक जो है वो कितना है, मीटर में है। तो इसको ध्यान रखना है, मीटर में है तो कुछ परिवर्तन नहीं करना है। अगर ये अलग अलग होते तो सबको बराबर करना होता है। जैसे कभी कभी सेंटीमीटर में दे देते हैं, कुछ मीटर में दे देते हैं, तो उसको आप बराबर रखिएगा, चाहे सब सेंटीमीटर में हो चाहे सब मीटर में हो। जैसे यहाँ सब मीटर में है तो अच्छी बात है, तो मीटर में रहने देंगे। अब देखिए क्या करना है, दीवार का क्षेत्रफल बराबर कमरे की दीवार का क्षेत्रफल, दीवार चारों दीवार का क्षेत्रफल हम लिख सकते हैं, चारों दीवार का क्षेत्रफल, चारों कमरे के चारों दीवारों का। पहले एक काम करिएगा, ये तो लिखा जाएगा सूत्र, तो मान लीजिए आप लिख ही लेंगे। पहले हम यल लिख लेते हैं, लेंथ ब्रीथ और हाइट। लेंथ और ब्रीथ हाइट लिखने के बाद ही आगे का काम किया जाएगा। लेंथ दिया गया 4 मीटर, ब्रीथ दिया गया 3.5 मीटर, उसके बाद ये पॉइंट है यहाँ पर, उसके बाद क्या दिया गया, हाइट दिया गया 3 मीटर। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या करना है। चारों दीवार का क्षेत्रफल हम लिख देते हैं, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। इसके लिए क्या करना है, एक सिंपल सा फार्मूला आपको लगाना है और कुछ नहीं करना है। इसका सूत्र होता है, चारों दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है, 2HL+B, 2H इंटू L+B, यही लगा दीजिएगा। 2H की जगह पे 3 रखिएगा और इंटू क्या करना है, L की जगह पे 4 और ये 3.5 दिया गया था। तो कितना होगा, 3 2 जा 6, मतलब 3 और 2 का गुणा करते हैं 6 मिल जाता है। और यहाँ देखिएगा 4 और 3.5 जोड़ लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 4 और 3.5 जोड़ते हैं तो 7.5 मिलेगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, 3 45, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाता है। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल यही होता है, 2 इंटू H इंटू L+B। तो इसको ध्यान रखना है। यहाँ पर कभी कभी क्या होता है आप समझ नहीं पाते, जैसे यहाँ इंटू होना चाहिए, मल्टीप्लाई कोई चिन्ह नहीं होता, दो संख्याओं के बीच में कोई चिन्ह नहीं है। तो यहाँ पर जैसे ये अलग अलग पद हैं, यहाँ पर इनके बीच कोई चिन्ह नहीं है तो मल्टीप्लाई माना जाएगा, ठीक है। बाकी कोई संख्या जैसे यहाँ 32 दिया गया तो इसमें नहीं माना जाएगा। लेकिन इस तरीके से अगर कहीं पद मिलते हैं तो दो पदों के बीच में जैसे AB लिख दिया जाए, AB, तो AB के बीच में क्या होता है, A इंटू B माना जाएगा, इसको A इंटू B माना जाएगा, इसको ध्यान रखना है। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2HL+B होता है। कभी कभी इस तरीके से भी लिखा होता है 2L+B इंटू H, तो दोनों का मतलब सेम है, चाहे आगे H कर दीजिए चाहे पीछे H कर दीजिए। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन इसका भी आता है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा, त्रिभुज से जुड़ा हुआ है। त्रिभुज बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, त्रिभुज के बारे में जानना भी बहुत जरूरी होता है। यहाँ दिया गया एक समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण तीसरे कोण के 4 गुने, तीसरे कोण से 4 गुना है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात करना है। तो अब देखिएगा यहाँ क्या दिया गया, पहले हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज ले लेते हैं जो कि समद्विबाहु है। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहा जाता है, ऐसा त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं बराबर होती हैं। कोई भी ऐसा त्रिभुज जिसमें 2 भुजा बराबर है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। देखिए आपके सामने एक त्रिभुज हमने बना दिया है, यहाँ मान लेते हैं ये भुजा इसके बराबर है। तो इसको ध्यान रखना है, अगर ये दोनों भुजा बराबर है, आपके सामने जो त्रिभुज हमने बना दिया है ये देखिएगा, इसमें AB AC के बराबर है, तो इसके सामने के कोण जो होंगे बराबर होंगे, अभी हमने बताया था आपसे। अब देखिएगा क्या बोला गया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज में समान कोण तीसरे कोण का 4 गुना है। तो तीसरा कोण, जैसे ये दोनों समान कोण है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो तीसरा कोण A बच रहा है। तो यहाँ क्या करिएगा, जो कोण बचा हुआ है उसको आप मान लेंगे x, मानक कोण A बराबर क्या हो जाएगा, x। तो हमने इसको x मान लिया। अब जो दोनों समान कोण है, समान कोण जो होगा क्या किया जाएगा, जैसे कोण B है और कोण C है, दोनों क्या होगा, ये तीनों कोण जो आपको दिख रहे हैं इसमें से ये दोनों कोण आपके सामने जो नहीं पता अभी तक, ये क्या होगा, 4 गुना होगा किसका, इस वाले कोण का। तो ये 4x आप लिख लीजिएगा। कहने का मतलब यहाँ पर देखिए बोला गया समान कोण तीसरे कोण का 4 गुना है, तो तीसरा कोण हमारे सामने ये है और इसका 4 गुना ये दोनों होगा, तो इसको हमने अलग अलग लिख लिया है। अब देखिएगा
इसको हल कैसे करना है, अभी हमने बताया था त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, 180 अंश होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोण को हमने लिख लिया है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी हमने लिख दिया। अब देखिएगा इनका जोड़ कितना होता है, इनका जोड़ होता है 180 अंश। तो 180 हमने लिख लिया। अब ए की जगह क्या लिखेंगे, यक्स, और बी की जगह पे कितना लिखेंगे, 4x, और सी की जगह क्या लिखते हैं, 4x। कुल मिला के कितना आ जाता है, 180। तो 4 4 8 1 9, 9x बराबर कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। अब आगे का काम करते हैं, x बराबर कितना होता है, x बराबर आ जाता है 180/9, जिससे क्या आ जाएगा, x का मान 20 आ जाता है। तो अब देखिए x का मान हमने निकाल लिया है। अब आगे का काम क्या करना है, आपको कोण ए बी सी अलग अलग बता देना है। तो तब कोण, इसको आप नीचे लिखिएगा, कोण ए बराबर कितना हो जाएगा, जो यक्स का मान था, क्योंकि यक्स था इसलिए क्या आ जाएगा, ये 20 होगा। और कोण बी और कोण सी दोनों 4x थे, तो 4 × 20 कितना आ जाएगा, 80। और कोण सी भी कितना आ जाएगा, 4 × 20, इसको भी क्या लिख लेते हैं, ये भी तो 4 × 20, क्योंकि 4x था ना, 4 × 20 बराबर कितना आ जाएगा, 80। ये तीनों कोण आपके सामने आ जाते हैं। तीनों कोण पूछा गया था, इसको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा आपको, त्रिभुज के जो नियम होते हैं, जैसे त्रिभुज के प्रकार जो होते हैं वो अलग अलग टाइप से आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जैसे त्रिभुज अगर आपका समबाहु त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज के लिए क्या करना है, जैसे समबाहु त्रिभुज किसे कहा जाता है, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हों, बराबर हों। तो इसमें ये तीनों भुजा अगर बराबर है तो तीनों कोण क्या होता है, 60 60 60 का होता है। अगर कोई क्वेश्चन इसका आता है तो MCQ में आएगा, अन्यथा जो है आपका हो सकता है कि अति लघु में आ सकता है, नहीं तो इसको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। अब अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही ज़्यादा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। आपसे बोला गया है एक दीवार की लंबाई 5 मीटर, ऊंचाई 3.5 मीटर और मोटाई 33 सेंटीमीटर है, तथा एक ईंट की लंबाई, चौड़ाई व मोटाई 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर है। आपको क्या करना है, दीवार बनाने में कुल ईंटों की संख्या। तो देखिए क्या होता है, 90% बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं कि इतना बड़ा प्रश्न है, अब ईंट कहाँ से बताएंगे, दीवार यहाँ पर दी गई है और ईंट दिया गया, इससे संख्या कैसे बताएंगे। मैं बहुत ही सिंपल ट्रिक बताऊंगा, इसको ध्यान रखिएगा। इसको करने के लिए बहुत ही आसान नियम आपके सामने में रखने वाला हूँ। यहाँ ये आप लंबाई कैपिटल में, ये ऊंचाई है कैपिटल H और ये मोटाई है कैपिटल B मान लीजिएगा दीवार के लिए, क्योंकि दीवार की लंबाई, ऊंचाई और मोटाई तो बड़ी होती है, ज़्यादा होती है, इसीलिए कैपिटल में। और यहाँ देखिएगा जो ईंट है उसकी स्मॉल L, स्मॉल B और स्मॉल H, इसको मान लीजिएगा। आइए पहले इसको लिख लेते हैं, तब कुछ और आगे काम बताएंगे हम आपको। ये 5 मीटर है, ब्रीथ जो है वो कितना है, 3.5 मीटर है, और हाइट जो है वो कितना दिया गया, 33 सेंटीमीटर है। तो मात्रक पे ध्यान दीजिएगा, ये मीटर, ये सेंटीमीटर है। इसके बाद देखिएगा ईंट के लिए दीवार की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हमने लिख दी है, और ईंट के लिए क्या होगा, ये 25 सेंटीमीटर है, और ब्रीथ कितना है, 10 सेंटीमीटर है। उसके बाद इसकी हाइट कितनी होगी, 7.5 सेंटीमीटर। तो ये आपने मान लीजिए लिख लिया है। अब ये तीनों अलग अलग आप लिख लीजिए पहले, उसके बाद सबसे मज़ेदार बात इसके बाद आने वाली है। इतना लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आपको। एक चीज़ और जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसको जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, वो साइंस के लिए भी उपयोगी होता है, मैथ के लिए तो होगा ही। देखिएगा यहाँ सब सेंटीमीटर में, यहाँ पर भी सबसे, यहाँ पर मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, बाकी दोनों क्या है, मीटर में है। तो ये दोनों भी आप बराबर कर लीजिएगा, या तो सब सेंटीमीटर में हो या तो सब मीटर में हो। तो 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 500 सेंटीमीटर, इसको भी सेंटीमीटर में हमने कर लिया। यहाँ 3.5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 350 सेंटीमीटर। अब देखिए हमने इसको लिख लिया है। अब आगे का काम देखिएगा, यहाँ पर हमने सब सेंटीमीटर में कर लिया, तो ये इसको ध्यान रखिएगा कि मात्रक सबका बराबर होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर सब चेंज कर लिया है, ये सब सेंटीमीटर में हमने लिख दिया है। अब देखिए ईंटों की संख्या निकालनी हो या कभी भी ऐसा क्वेश्चन और मिल जाए तो इसको ध्यान रखना है, मैं जो सूत्र बता रहा हूँ वो हर जगह सत्य होगा। जैसे देखिए ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन, थोड़ा सा ध्यान देंगे, अभी थोड़ा सा रुक जाइए, दीवार का आयतन पहले तो लिखने तो दीजिए, दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन। क्वेश्चन चेंज हो सकता है, मान चेंज हो सकता है, तरीका नहीं बदलेगा, इसको ध्यान रखिएगा। और एक बात, इसको अगर मान लीजिए दीवार के अलावा कुछ भी आ जाए
तो इसको ध्यान रखना है, जो बड़ी चीज़ होगी उसको ऊपर, उसका आयतन ऊपर रखिएगा, जो छोटी चीज़ होगी उसका आयतन नीचे रखिएगा। जैसे दीवार और ईंट में कौन बड़ा होगा? दीवार हमेशा बड़ा, दीवार तो बड़ी होगी ना ईंट से, इसको ध्यान रखिएगा। जो ऊपर वस्तु रखेंगे आप वो बड़ी होनी चाहिए और नीचे वाली छोटी होनी चाहिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा, ये घनाभ के आकार होता है, तो हमने अभी सूत्र बताया था, अभी हमने लेंथ ब्रीथ हाइट लिखाया था ना, तो आप जान लीजिए कि दीवार का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और ऐसे ईंट वाले लिखिएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेकिन उसका स्मॉल में हमने लिखा था, इसका कैपिटल में। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई दोनों का आयतन हमने लिख दिया। अब देखिएगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपके सामने जो है उसको उतार लीजिए। अब तो यहाँ देखिएगा, जो जैसे है वैसे लिखिएगा। 500 आप लिख लीजिए, इसकी लंबाई है, चौड़ाई इसकी कितनी है? 350 है, और ऊंचाई कितनी है? 33 है। इसको हमने लिख लिया। इसके बाद देखिएगा, ये है 25 और ये है 10 और ये है 7.5। इसको हल करेंगे तो हमेशा आपको जो मान मिलेगा एकदम शुद्ध संख्या मिलेगी, कभी दशमलव में नहीं मिलेगा। इसको भी ध्यान रखिएगा, तो कहीं गलती मत करिएगा। आइए इसको सिंप्लीफाई करके हम अलग से बता देते हैं, सिंप्लीफाई कैसे करना है। तो देखिए, ये 0 0 कट जाएगा। उसके बाद फिर ऐसा करते हैं, जैसे ये तो 33 रहने दीजिए, 25 दूना 50, ये आ जाता है 20। इसके बाद देखिए 75 है, तो 75 कैसे कटेगा? 3 से अगर हम काटते हैं तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ देखिएगा 3 दूनी 6, 3 5 15। अब देखिए, जैसे इतना कर लिए, अगर आपको दिक्कत लगती है तो उतार लीजिए, पहले पूरा उतार लीजिएगा मल्टीप्लाई के रूप में, और ये कितना आ जाएगा नीचे? 2.5। अब ये डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर क्या बढ़ेगा? 0। तो आप चाहे यहाँ 0 बढ़ाइए, चाहे यहाँ बढ़ाइए, चाहे यहाँ बढ़ाइए, पहले मल्टीप्लाई मत करिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। मल्टीप्लाई करने में समय लगता है, इसी वजह से ये शॉर्टकट तरीका आप लगाएंगे। दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर क्या होता है? एक 0 बढ़ गया, तो 25 8 200 होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? 8 गुणे 35 गुणे 11। ये संख्या देखिएगा एकदम सही, कहीं दशमलव में नहीं आ रही, ना ही भिन्न में आ रही। जो हमने कहा कि आपका मान कभी दशमलव में या भिन्न में नहीं आएगा। तो 35 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका मिल जाता है 35 8 280 होता है, गुणे 11, 11 8 88, 11 दूना 22, और 22 8 कितना हो जाता है? 22 8 होता है 30। तो इसको आप लिख लीजिएगा 3080 आएगा। हमारे ख्याल से कहीं मल्टीप्लाई में तो दिक्कत नहीं है। 8 पंचे 40, 8 3 24 4 28, और ये 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 8 88, 11 दूना 22, 22 8 कितना हो जाता है? 30 हो जाता है। कुल मिला के ईंटों की संख्या कितनी हो जाएगी? ईंटों की संख्या हो जाएगी 3080। तो इसको आप पूरी तरह से नोट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप पूरी तरह से इसको देख लीजिएगा, और इस तरह का जितना क्वेश्चन होगा, एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा कि जब भी ईंटों की संख्या, गोली की संख्या, गुटकों की संख्या, तो जो बड़ी वस्तु होगी उसका आयतन ऊपर और छोटी वाली वस्तु का आयतन नीचे रख करके सॉल्व कर लेंगे। यही तरीका सब में अप्लाई होगा। कई क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे सीरीज में, इसको ध्यान दीजिएगा। और एक चीज़, मात्रक पे विशेष ध्यान दीजिएगा, सबका मात्रक समान होना चाहिए। जैसे देखिए, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, और ये भी सब सेंटीमीटर में है, तो मात्रक समान रखिएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा, बाकी कभी गलती नहीं होगी। और इसका 2 नंबर आप फिक्स कर लीजिए एकदम से, इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे हम क्या करते हैं, आगे के प्रश्न पे ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न कैसा है? अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही सिंपल, ये 2 नंबर और 1 नंबर दोनों में आ सकता है, कभी कभी एमसीक्यू में और कभी उसमें अति लघु में भी, दोनों में आता है। तो देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। यहाँ क्या करना, निम्नलिखित घातांकीय रूप को लघुगणक के रूप में लिखना है। तो कैसे किया जाएगा? यहाँ दोनों तरफ आप लॉग ले लीजिएगा, दोनों तरफ नहीं, यहाँ पर सिर्फ एक तरफ लॉग लीजिएगा। लॉग यहाँ पर लिख दिया हमने, यहाँ 13 लिख करके इसको यहाँ कर दीजिए, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं करना, लघुगणक का नियम है। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं करना, इसको आप ऐसे ही लिख लीजिएगा। ऐसे यहाँ देख लीजिएगा, लॉग आप लगा लीजिए, लॉग 10 इसको लिखिएगा यहाँ, और इसको लिखिएगा यहाँ 1/10 की घात 3, और यहाँ ऋण 3। इसको और कुछ नहीं करना है, ऐसे ही उतार लीजिएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद एक और टाइप आता है इसका ठीक उल्टा, जैसे घातांकीय रूप से लॉग के रूप में, लॉग के रूप से घातांकीय रूप में, 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो अब देखिएगा, अब ये आ गया आपका घातांकीय रूप से लॉग के रूप में। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन अलग से यहाँ पर लिखे थे। मान लीजिए ये लॉग के रूप में हो और बोला जाए आपसे घातांकीय रूप में बताइए, तो इसके लिए क्या करना है? जैसे ये लॉग के रूप में पहले दिया गया, घातांकीय रूप में पूछा जाएगा, तो कुछ करना नहीं है, ना ही कुछ रटना है। क्या करिएगा, इसको यहाँ कर दीजिए, बस ये आंसर हो गया। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे, इसको यहाँ कर लीजिएगा, तो माइनस ये 1/3 इक्वल टू क्या, कितना आ जाता है? सॉरी, यहाँ थोड़ी सी गलती हुई, यहाँ 3 लेकर जाएंगे ना। तो यहाँ क्या करना है आपको, ये 3 की पावर -3 हो जाएगा, इक्वल टू 1/27। कहने मतलब इसको यहाँ कर लीजिएगा, ऐसे यहाँ पर इसको यहाँ कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिएगा, हमने जो क्वेश्चन आपको बताया है, ये 2 तरह के क्वेश्चन है। इसके अलावा इसमें क्या क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसको दोनों आप अच्छे से देख लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं।
अगला प्रश्न आपके सामने चक्रवृद्धि ब्याज का आता है। कई बच्चे बोले थे चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन पे चर्चा करने की, तो हमने कहा लाइए एक आध क्वेश्चन लिख ही देते हैं, क्योंकि ये 2 नंबर में आता है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पी बराबर आप तुरंत लिखिएगा 5000, आर बराबर लिखिएगा 10%, और यन बराबर, यहाँ समय को यन से दिखाया जाता है 3 वर्ष। एक बात ध्यान रखिएगा, जो अभी सूत्र हम लिखने चल रहे हैं वो सूत्र का आपसे अलग से क्वेश्चन आता है कि चक्रवृद्धि ब्याज के लिए या चक्रवृद्धि मिश्रधन के लिए सूत्र लिखिएगा और सब प्रतीकों को आप विस्तृत रूप से बताइए, सबका नाम बताइए। तो देखिए क्या है, पहले हम मिश्रधन का सूत्र लिख रहे हैं, ए इक्वल टू पी 1 + r/100 की पावर यानी ये हो जाता है सूत्र। यहाँ ये आर है, आर हम कुछ इसी प्रकार से बनाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, आर इस तरह से बनाते हैं, तो थोड़ी सी हमको आदत नहीं है इस चीज़ की, तो आपकी मर्जी है, आप चाहे आर इस तरीके से बनाइए चाहे दूसरे तरीके से। अब हमने ये देखिए यहाँ पर सूत्र लिखा है, यहाँ पर ए क्या है, मिश्रधन है। ए जो होता है वो क्या होता है, मिश्रधन होता है, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे सूत्र आपने लिखा तो प्रतीकों का आप नाम लिख दीजिएगा। पी क्या है, पी जो होता है वो मूलधन होता है, मूलधन। और आर क्या होता है, दर है। और यन क्या है, समय। तो ये चीज़ आप पहले उतार लीजिएगा, जैसे कभी कभी नहीं, ये आप अलग से लिख लीजिएगा, क्वेश्चन इसका अलग से आ सकता है। अब देखिएगा, अगर हम इस सूत्र पे मान रख के हल करेंगे तो हमको क्या मिलता है, मिश्रधन मिलता है, ना कि चक्रवृद्धि ब्याज। और यहाँ पूछा क्या गया है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन आप देखेंगे तो इसमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया, और ये जो सूत्र आपने लिखा है किसका है, चक्रवृद्धि मिश्रधन का है। तो यहाँ देखिएगा 5000 हमने इसको लिख लिया, 1 + r की जगह पे 10 रखेंगे और अपॉन 100 रख करके यहाँ पर 3 रख दीजिएगा, 0 0 काट दीजिएगा। अब देखिए 5000 ये हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा 10 × 1 = 10 और 1 = 11, 11/10⁻³ ये हो जाता है। तो आगे का काम हम थोड़ा सा कर देते हैं, आगे सॉल्व कर देते हैं। देखिए क्या होगा, 5000 ऐसे उतारा जाएगा और ये 3 बार 11 × 11 × 11 और बटे 10 × 10 × 10। देखिए क्या है, चाहे आप इसको अलग अलग लिखते, चाहे हम ऊपर ऊपर अलग अलग कर दिए और नीचे नीचे वाला अलग कर दिए, तो ये 0 0 सब कट गया। ये तो आसान मिल गया मान लीजिए। अब देखिए 11 × 11 × 11 कितना आता है, 1331 जो होता है, 11 का क्यूब होता है। तो इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आगे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 1 = 3, सॉरी 5 से करना है ना, 5 × 1 = 5 किया जाएगा, 5 × 3 = 15, 5 × 15 = 16, 5 × 1 = 5 = 6। तो 6655 रुपये क्या आता है, ये इसका जो है मिश्रधन आता है। तो ये जो है क्या है, मिश्रधन है। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है ना आपको, तो उसके लिए फार्मूला आप लिखेंगे। चक्रवृद्धि मिश्रधन आपने निकाल लिया है, ब्याज के लिए अलग से फार्मूला होता है, ये अभी तक मिश्रधन निकाला गया है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर आप लिखेंगे A - P कर दीजिएगा, मतलब मिश्रधन में से मूलधन घटा दीजिएगा। तो मिश्रधन आपका आएगा 6655 में से 5000 है ना, 5000 आप क्या करते हैं, 5000 इसमें घटा दीजिएगा बस, ठीक है। जो आपका मिश्रधन होगा उसमें से मूलधन आप घटा देते हैं तो 1655 आ जाता है। तो इस तरह के और क्वेश्चन थोड़े से कठिन थोड़े से आसान आ सकते हैं, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन इसका फिक्स होता है, इसलिए आप उस पर ध्यान दीजिएगा और इसको अच्छे से कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पे ध्यान देंगे। अब यहाँ पर एक सिंपल क्वेश्चन हमने लिख रखा है, ऐसा क्वेश्चन MCQ में आता है और कभी कभी ऐसा होता है जो आपका अति लघु में पूछा जाता है। तो यहाँ आपके सामने ये स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है, यहाँ पर केंद्र है वो, और ये क्वेश्चन हमने नोट नहीं किया, आपके किसी पेपर में पूछा गया था, हमको याद था इसलिए हमने इसको बना लिया। अब देखिएगा ये 90 डिग्री होगा, इसको ध्यान रखिएगा। और एकदम सिंपल तरीके से, कभी कभी आप गलती कर देते हैं लिखने में, इसको मैं बहुत आसान तरीके से आपको बताऊंगा। यहाँ 90 डिग्री ठीक सामने जो भुजा होती है ये होती है कर्ण। तो इसको याद रखिएगा कि जो केंद्र से आगे जो बिंदु दिया गया होगा उसको मिलाने वाली रेखा होगी, उसको आप पहले लिखिएगा OP हमने लिख दिया, इसका स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस क्या करते हैं, AP का स्क्वायर, ठीक है। कहने का मतलब इसको आप एक तरफ लिखिएगा, जो केंद्र से होकर के बाहरी बिंदु पर मिलाई जाती है लाइन, उसको आप अलग लिखिएगा, बाकी दोनों को आप अलग लिखिएगा, जैसे इनका वर्ग प्लस इनका वर्ग, ठीक है। अब आसानी से आप इसको कैसे करेंगे, यहाँ 13 की घात 2 बराबर OA आपको पता है 5 की घात 2 धन AP। अब देखिए क्या होगा, 13 की घात 2 169 आता है, ये 25 आएगा धन AP की घात 2 आ जाएगा। तो 169 में से क्या किया जाएगा, 25 हम घटा देते हैं तो आ जाता है AP की घात 2। अब आगे का काम करते हैं, तो ये 125 घटाएंगे 169 में से आ जाएगा 144 बराबर AP की घात 2, और AP बराबर क्या आ जाएगा, 144 का वर्गमूल निकालेंगे, क्या आ जाता है, 12 आ जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत आसान तरीका था और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इसका भी आता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये भुजाएं सेंटीमीटर में थी, इसलिए आंसर सेंटीमीटर में आया है। तो आप क्वेश्चन जब आप सीरीज में देखेंगे तो मिल जाएगा आपको
एक और जो कि बहुत महत्वपूर्ण काम है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैंने क्वेश्चन इसका नोट नहीं किया, डायरेक्ट सीरीज से हमने ले लिया है, तो थोड़ा सा समय बचाने के चक्कर में हमने ऐसा किया हुआ है। तो देखिएगा इसमें समांतर माध्य का क्वेश्चन जो आपका आता है, तो जो पद रहेगा उसको आप इस तरीके से अलग से लिख लीजिएगा। यहाँ में थोड़ा सा समय दे दीजिए आप। यहाँ पर देखिएगा ये है पद और ये है बारंबारता, इसको आप यक्स लिखिएगा, जो कि ऊपर लिखा गया ये है यक्स और ये क्या है एफ है, स्मॉल एफ। एफ इसलिए लिखा गया क्योंकि इसको फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। तो आपको क्या करना है, इनका इससे मल्टीप्लाई, इनका इससे मल्टीप्लाई, इनका इससे मल्टीप्लाई, इनका इससे मल्टीप्लाई। अगर कभी आपको समांतर माध्य बताना है तो कुछ करना नहीं है, बस यही नियम लगाना है, इन सबका मल्टीप्लाई करके। यहाँ जैसे देखिए 40 का 4 से गुणा किया गया 160 आया है। ये क्वेश्चन जो आपको मिलता है इस रूप में मिलता है, पद दिए गए होंगे, बारंबारता दी गई होगी। आप क्या करेंगे, ऐसे उतार लीजिएगा, पद अलग से, बारंबारता अलग से, एक कालम और आप बना लेंगे अलग से। जो एक कालम अगर आपने और बना लिया तो देखिए क्या होगा, 40 को 4 से गुणा करेंगे 160, 42 को 12 से गुणा करेंगे 504। इस तरीके से आप ये सारे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अब देखिए इनका जोड़ आप लेंगे तो वो एन लिखिएगा, जो फ्रीक्वेंसी है उसी के जोड़ को आपको एन लिखना है, इसको ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं एन लिखा होता है, कहीं कहीं सिग्मा एफ लिखा होता है, तो यही चीज़ क्या होता है, एन होता है, इसको ध्यान रखना है। तो सिग्मा एफ चाहे लिखिए चाहे एन लिखिएगा, तो इसका जोड़ अलग से लिखिएगा और जो मल्टीप्लाई करके आपने लिखा है इसका जोड़ अलग लिखिएगा। और इसको आप देखिए इस तरीके से ये सूत्र होता है, इसको इससे भाग कर देंगे, वही आपका समांतर माध्य आ जाएगा, जो कि आपके सामने किया गया है। अगला प्रश्न थोड़ा सा फंसाने वाला होता है, 2 नंबर में दोनों क्वेश्चन आते हैं, दोनों में से कोई आ सकता है। तो इधर देखिएगा, ऐसे प्रश्नों में समांतर माध्य आपको दिया गया होगा, क्वेश्चन आपके सामने दिया गया 21.5, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन में समांतर माध्य दिया गया है। यहाँ देखिएगा समांतर माध्य आपको दिया गया है और के का मान बताना है। तो पहले जो आपके सामने दिया गया है पद और बारंबारता, जैसा कि हमने कहा पद आप अलग से लिखिएगा, बारंबारता अलग से लिखिएगा, और जो भी होगा इनका मल्टीप्लाई करके ये अलग से लिख लीजिएगा। जो कर्म आपने यहाँ पर किया है वो कर्म यहाँ पर भी आप कर लेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, सब मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आप उतार लेते हैं और इनको अलग जोड़ लीजिएगा। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जोड़ने में अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, तो जोड़ने में इसको आप और इसको इनको अलग जोड़िएगा। जैसे 6 4 10 3 13 2 15, ये अलग जोड़ा गया प्लस के, क्योंकि ये देखिए ये अचर है और ये चर है, इन दोनों को एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता है, ये अलग अलग सब विजातीय पद हैं, इसलिए अलग अलग लिखा जाएगा। इनका जोड़ 15 और प्लस के हो जाता है। आगे देखिएगा इनको और इनको अलग जोड़ लीजिएगा, इसी प्रकार इनको अलग लिखिएगा। जैसे 35 के हमने अलग लिखा, बाकी इनका जोड़ जो आपके सामने है उसको अलग लिखा गया। अब ये इनका जोड़ टोटल आ जाता है, ये सिग्मा एफ एक्स होता है, और एन तो आपको दिया ही गया। तो अब देखिएगा सूत्र क्या होता है, यहाँ जो लिखा गया देखिए, अर्थमेटिक मीन इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपान एन। तो सिग्मा एफ एक्स की जगह पे जो मान आया है वो 35 के धन 255, जो कि यहाँ लिख दिया गया है, और ए की जगह पे मान दिया गया। आप देखिएगा क्वेश्चन में ए का मान इसमें दिया गया होगा, जिसमें के का मान याद करना हो या इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा उसमें ए का मान दिया गया होगा। तो ए की जगह पे हमने क्या किया है, यहाँ पर आपको देखिए ए पे हमने क्या लिखा है, इस सीरीज में लिखा गया है, ए की जगह पे जो मान है उसको लिख लिया गया, और सिग्मा एफ एक्स की जगह पे जो मान है उसको यहाँ लिख दिया गया, और एन की जगह पे जो मान है उसको लिख दिया गया। अब देखिएगा ये लिखने के बाद क्या किया गया है, इसके बाद का काम ये है, इसके बाद इसका तिरछा गुणा किया गया है। तिरछा गुणा करने के बाद के वाले पद एक तरफ कर लिए गए, देख लीजिए यहाँ पर के वाले पद एक तरफ और संख्याएं एक तरफ कर ली गई। कहने का मतलब हल करके के का मान आप अलग से बता देंगे, इस तरह से इसको आप कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और इसकी गारंटी मैं ले सकता हूं, अगर आप इतने क्वेश्चन जितने हमने बता रखे हैं इस टाइप के क्वेश्चन को ले करके आप थोड़ा सा सीरियस होकर के इतना सिर्फ 2 दिन या फिर 1 दिन आप समय दे दीजिए, जितना क्वेश्चन हमने बताया है इस टाइप के जितने क्वेश्चन होंगे उनको हल कर लीजिएगा। आपका इसको याद रखिएगा अप्रॉक्स 20 नंबर तो आ ही जाएगा, मतलब 20 के आसपास नंबर आप ले करके आएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। और अगर कोई दिक्कत कहीं लगती है तो आप अभी भी बता सकते हैं, अभी आपके पास मौका है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं अलग से आपके लिए वीडियो कोई ना कोई बना दूंगा और जो भी दिक्कत रहेगी उसको मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।